भीम नवबुद्धाय साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं भारत के बौद्ध धर्म के धरोहर की कहानियाँ। और इस कहानियों में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र में स्थित रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सुधागढ़ पाली तहसील में जो ऐतिहासिक धरोहर खरसांबले लेनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये लेनी नेनावली बौद्ध लेनी से जानी जाती है। वास्तविकता पर ये लेनी नेनावली गांव से नज़दीक की पहाड़ों पर है, इसलिए इसे नेनावली बौद्ध लेनी कहा जाता है। साथियों, पाली से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर पूरब की ओर ये पहाड़ों पर घने पहाड़ जंगलों में ये लेनी समूह है। यहाँ पे 2 लेनी समूह है। कुल मिलाकर यहाँ पर 50 से आसपास बौद्ध लेनियों का समूह है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये बिखरा हुआ है, यानी कि एक खंडहर बनकर आज की स्थिति में ये पड़ा हुआ है, क्योंकि इस लेनी की बड़ी संख्या में हानि हो चुकी है। सामने वाला पहाड़ जो पत्थर का पूरा पहाड़ ही टूटकर गिरा हुआ है, इसलिए ये लेनी आधी से ज़्यादा लेनी इस पहाड़ों में दफन हो चुकी है। लेकिन साथियों, आज भी इसके अवशेष हमें इन पहाड़ों में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसकी शुरुआत करने से पहले साथियों, हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस लेनी को पहली बार संशोधित किसने किया था, और एक महत्वपूर्ण बात भी इसमें है, ये भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। खरसांबले लेनी जो कुल मिलाकर 50 से आसपास का लेनी समूह है, यहाँ पर 1889 के पहले ये लेनी पूरे जगत के लिए अपरिचित थी। इस समय में 1889 में रेवरेंड एबट इन्होंने इस लेनी का पहली बार संशोधन किया है, और इसके ऊपर उन्होंने अपना रिसेंटली डिस्कवर्ड केव्स एट नारसूल एंड नेनावली, ये जो उनका रिपोर्ट है उसमें उन्होंने इसके बारे में बात की है। इसके पहले लेनियों पर लिखने वाले जेम्स फर्गुसन और जेम्स बर्जेस, इनको इस लेनी के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि एबट के पहले इनका संशोधन बुक प्रकाशित हुआ था। एबट के बाद हेनरी कजिन्स ने इसको पहली बार प्रबंधिका में, यानी कि अपने किताब में इसका जिक्र किया है। तो हेनरी कजिन्स, इनका किताब का नाम है, इनका जो किताब है उनका नाम है एन अकाउंट ऑफ द केव्स एंड नारसूल एंड खरसांबला। इसमें इन्होंने पूरी जानकारी दी है। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको ये पढ़ना है तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया जो वॉल्यूम नंबर 12 है, इसमें भी इसकी जानकारी दी हुई है। इसके साथ साथ डवलीकर जी, इनका भी किताब में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नागराजू, इनके भी किताबों में इसके बारे में जिक्र है। जो गैजेटियर, रायगढ़ गैजेटियर है, इसमें भी आपको इसका जिक्र मिलेगा। कुलाबा गैजेटियर में खास तौर पर इसके बारे में कुछ वर्ड लिखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा संशोधित हुई है वो रेवरेंड एबट के समय में। इससे पहले इस लेनी का संशोधन नहीं हुआ था। ये लेनी का उपयोग उस समय में जब स्वतंत्र का युद्ध चल रहा था, स्वतंत्र का एक मूवमेंट चल रही थी, तो उस समय के जो स्वतंत्र सेनानी थे उनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने अंग्रेजों से छुपने के लिए खरसांबला लेनी का उपयोग किया था। इसका इतिहास में इस लेनी में मिलता है। तो ये लेनी उस समय स्वतंत्र के समय में, स्वतंत्र का जो मूवमेंट चल रहा था, वो स्वतंत्र के मूवमेंट में हमें स्वतंत्र सेनानियों ने इस लेनी का छिपने के लिए उपयोग किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, इसीलिए किसी भी ब्रिटिशर्स को ये लेनी को डिस्कवर करने के लिए जैसे इंफॉर्मेशन सॉल्व लेने की मिलती थी वैसे मिले नहीं, क्योंकि ये घने जंगलों में है और ऐसे पहाड़ों पर है कि जहां पर कोई जाने के लिए रास्ता नहीं है।
अभी जाएंगे तो आपको ये लेनी बिल्कुल सामने नजर आएगी और आप ये इस लेनी में आसानी से जा सकते हैं, लेकिन आज भी ये दुर्लक्षित लेनी के तौर पर देखा जाता है। ये जो लेनी समूह है ये चौल बंदर से नागोठणे खाड़ी मार्ग, उस समय का जो बोरघाट से मावल प्रांत जाने वाला जो व्यापारी मार्ग है, इस मार्ग पर ये लेनियों का निर्माण किया है। इस एक गढ़ को तो हम देखते हैं, लेकिन दूसरा जो गढ़ है वो बिल्कुल अपोजिट साइड में, और वो 1-2 लेनी का ही है, ज्यादा लेनियां उसमें है नहीं, तो इसे लोग चमार के भी कहते हैं, चमार लेनी भी कहते हैं। लेकिन ये वही लेनी का हिस्सा है जो आज वर्तमान में पूरी तरीके से भग्न हो चुका है, नष्ट हो चुका है। इसमें एक मजे की बात यह है साथियों, क्योंकि इस लेनी के बारे में जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ की जो इस लेने का जो निर्माण हुआ है ये बिल्कुल लाल कलर के पत्थर से हुआ है। ये पूरी तरीके से काला पाषाण नहीं है, और यहाँ पर इस लेने पर कोई शिलालेख नहीं है। लेकिन रेवरेंड एबंट ये कहते हैं कि ये शिल्पकला में सबसे महत्वपूर्ण लेनी है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो शिल्प रहा होंगे, इसलिए उसका जिक्र उन्होंने किया हुआ है। लेनी का दर्शनी भाग पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, तो यहाँ पर शिलालेख भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल में वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो लेनी क्रमांक 1 से लेकर 7 तक अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक छोटे छोटे लेनी समूह के भाग है। कुछ अंदर लेनियां बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास के तौर पर बनाए हुए भी लेनी हमें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर लेनी क्रमांक 8 जो है ये लेनी खास तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इसको हम थोड़ी सी देख सकते हैं कि ये लेनी हमें आज सही मायने में देखने के लिए मिलती है। तो इस लेनी में हमें 3 पायरियों को चढ़कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से लेनियों का निर्माण देखने के लिए मिलता है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो भिक्षु निवास बनाए थे वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो यह लेनी एक सदनी का जिसे कहा जाता है उसी तरीके से बनाई हुई है। तो इसे भिक्षुओं के लिए विहार बनाया हुआ था, तो ये उसी समय के लिए भिक्षुओं के लिए योजना बनाई थी। तो यहाँ पे भिक्षु रहा करते थे, इसके बारे में हमें ये पता चलता है। इसमें से लेनी क्रमांक 10 जो नंबर का लेनी है ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण लेनी है, क्योंकि ये एक चैत्य गृह है। ये चैत्य गृह का अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें चैत्य गृह का निर्माण बाद में किया है। पहले ये विहार के तौर पर इसको बनाया गया था, इसके बाद में इसे चैत्य गृह में तब्दील किया हुआ है। तो इसे चैत्य विहार के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र के अति विशाल चैत्य गृह में से ये एक महत्वपूर्ण चैत्य गृह भी माना जाता है। ये आयताकार चैत्य गृह है। इसके तीनों बाजू में हमें भिक्षुओं के लिए निवास अंकित किया हुआ देखने के लिए मिलेगा। स्तूपों के लिए पिछली भित्ति पर यानी कि पिछली दीवार पर काटकर इस चैत्य गृह का निर्माण किया हुआ। ये चैत्य गृह कैसे हमें गांधारपाले लेनी से मिलता जुलता देखने के लिए मिलेगा, शिरवल की लेनी से मिलता जुलता देखने के लिए मिलेगा। ऐसे कई सारे लेनियां हैं जो ईसा के बाद बनी है, तो उसका चैत्य गृह जिस आयताकार कृति का होता है, जैसे लेण्याद्री में भी हमें लेनी क्रमांक 14 जो है वो हमें उसी तरीके से देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे कई सारे लेनियां हैं जिसका चैत्य गृह इसी तरीके का मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पे जो बना हुआ स्तूप है, ये स्तूप का अगर ध्यान से हम इस स्तूप को देखेंगे तो ये पता चलता है कि ये प्रारंभिक अवस्था है। इस कहीं पर भी इसको वेदिका पट्टी का अलंकरण नहीं है, हार्मिका का अलंकरण नहीं है। आमतौर पर इसको लोग शिवलिंग कहते हैं, लेकिन ये स्तूप है। इसके बारे में जानकारी हमें हेनरी कजिन्स एंड रेवरेंड एबेंट की किताबों में मिलती है। इसके साथ साथ नागराजू इनके भी किताब में मिलती है और एम.के. ढवलीकर इनके भी किताब में मिलती है। तो इसी तरीके से हमें ये सारी बातें देखने के लिए मिलती है। खास तौर पर इस लेनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हेनरी कजिन्स ये कहते हैं कि ये लेनी ईसा पूर्व 2री शताब्दी में इसका निर्माण किया होगा। जिस समय ठाणाले लेनी का निर्माण हुआ था उसी समय में ये खरसामले लेनी का निर्माण किया हुआ है। एम.एन.जी. देशपांडे ये कहते हैं कि ये जो
ठानाले लेनियों में जो आहूत नानी यानी कि पंच मार्क कॉइन मिले थे, तो हेनरी कजिन्स भी यही कहते हैं। लेकिन आज के वर्तमान में डबलिकर ये कहते हैं कि उसके बाद में भी पहली शताब्दी तक पंचमार्क वाला कॉइन्स यूज किया जाता था। तो ये हो सकता है कि ये लेनियों में जो पंचमार्क का कॉइन मिले थे वो सम्राट अशोक के समय के थे, इसलिए इसका कालखंड भी थोड़ा सा ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक जाता है। यहाँ पे कई सारे लेनिया है जो भग्न अवस्था में है, इसीलिए उसका चित्रण भी नहीं होता है और उसको देखने भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जाने के लिए ठीक से रास्ता नहीं है। अगर कोई जाने का प्रयास करता है तो उसके लिए वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पूरा चट्टान काट कर नीचे पड़ा हुआ है, टूट कर नीचे पड़ा हुआ है। तो अगर कोई अंदर जाता है और कुछ दुर्घटना ये घट सकती है, इसीलिए हमारे निवेदन है कि अगर इस लेनी पर कोई जाता है तो लेनी क्रमांक 8 जो है या 9 जो है, 10 वाला जो लेनी क्रमांक है वही देखे। अंदर वाले जितने सारे लेनिया है वो देखने के लिए न जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से चट्टान काट कर गिरा हुआ है। टूट कर गिरा हुआ चट्टान आपको खतरा साबित दे सकता है, आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आप उस लेने में जाने का कोशिश ना करें। अगर कोई इस लेने को देखने के लिए जाता है तो वो लेने क्रमांक 10 में जाए। वहां पर पूरी तरीके से लेनी भग्नावस्था में है, उसका फ्लोरिंग भी पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन कुछ लेनी संवर्धकों ने उसको बैठने लायक बनाने की कोशिश की है। और यही नहीं, उस लेनी का जो पूरा पृष्ठभाग नष्ट हो चुका था तो उसको बनाने की कोशिश भी जारी है। तो आने वाले समय में वो भी काम हो सकता है, कोई उसके लिए सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। जो लेनी संवर्धक यूनिट काम करता है उन्होंने आज तक ये लेनियों के लिए काम किया है, तो ये हमें इस लेनी में देखने के लिए मिलता है। फिलहाल तो वर्तमान में ये लेनी हमें भग्नावस्था में देखने के लिए मिलती है। अभी बात यह आती है कि इस लेनी का निर्माण किसने किया होगा। तो ये लेनी कुल मिलाकर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक इसका निर्माण कार्य जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, ये सातवाहनों के काल में बनी हुई लेनी है। तो सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी के पहले ही, यानी कि जिसे हम ये कहते हैं कि सातवाहन सिमुख सातवाहन के समय में ही ये लेनियों का निर्माण किया होगा, ऐसा प्रमाण हम देखते हैं। क्योंकि जो शिलालेखों का अलंकरण है वो इन्हीं शताब्दी का है। तो या तो सिमुख सातवाहन के समय का हो या श्री सातकर्णी के समय का हो, लेकिन कालखंड तो ये दोनों के बराबर का ही है। तो साथियों, इसमें सातवाहनों के साथ साथ यहाँ पे जो बौद्ध व्यापारी लोग थे उन्होंने भी इस लेनी का निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय में बौद्ध धर्म ऊंचाई पर था, अपनी परम सीमा पर विराजमान था। इसलिए उस समय में बड़े पैमाने पर बौद्ध लेनियों का निर्माण किया गया और इतनी संख्या में निर्माण किया गया कि ये पूरे सुधागढ़ पाली में अगर आप जाएंगे तो आप छोटे छोटे लेनियों के गढ़ भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आने वाले अगले वीडियो में हम ये भी देख सकते हैं कि इस सुधागढ़ पाली में कितनी लेनियां है। वर्तमान में इस लेनी में थानाले जैसे लेनी है, वैसे खड़सामला लेनी जिसे नीनावली कहते हैं, जैसे गोमाशी लेनी है, धोंडसे नाम का लेनी है। धोंडसे गांव में करीबन 2 से 3 लेनियों का गट है। बेरामपाड़ा नाम का एक लेनी का गट है। ऐसे कुल मिलाकर 5 से 6 लेनियों के गट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, इतने बड़े पैमाने पर लेनियों का निर्माण किया जाना, ये इस जगह के ऐतिहासिक बातों को सामने रखता है। और सुधागढ़ पाली में अगर आप एंटर करते हो तो पाली का जो बल्लालेश्वर मंदिर है, इस मंदिर से थोड़ा आप आगे आएंगे तो वहां पर नदी के किनारे पर आपको पानियों की टंकी निर्माण किया हुआ देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे चौल बंदर से या नागोटने बंदर से आए हुए लोग यहाँ पर विश्राम करते थे, तो उनके लिए पानियों का बंदोबस्त किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है।
साथियों, ये ऐतिहासिक धरोहर इसलिए बनाए गए थे कि लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने में आसानी हो जाए और बौद्ध भिक्षुओं को ये बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे विश्व में फैलाने के लिए उस समय के राजा महाराजाओं ने, उस समय के व्यापारी वर्गों ने, उस समय के आम लोगों ने भी इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ देखने के लिए मिलता है। तो साथियों, ऐसे ही इस नियमावली लेनी का निर्माण कार्य किया हुआ है। वर्तमान में ये लेनी बिल्कुल दुरावस्था में है। यहाँ पर ना तो पुरातत्व विभाग का कोई पुरातत्व विभाग ने इस पे कोई ध्यान दिया है, ना तो राज्य पुरातत्व विभाग ने ध्यान दिया है, ना तो स्थानिक जो जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो जिला परिषद होती है, तहसील होता है, ग्राम पंचायत होती है, ऐसे कई सारी सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, इन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं है। इसलिए ये जो भारत का महान ऐतिहासिक वारसा जो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है, तो इसको भी बचाने की बहुत ही आवश्यकता है। तो आप इसमें भी अपना बचाने के लिए योगदान देने की कोशिश जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह इतिहास ही हमें सिखाता है नया इतिहास बनाने के लिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने नियमावली नाम के बौद्ध लेनी के बारे में जानकारी ली है। तो आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए, इसको कमेंट जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भूलिए और ये बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक धरोहर की कहानी पूरे भारतवर्ष के लोगों को सुनाए। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।